methods of secondary distribution methods of secondary distribution of overheads। आज हम बात करेंगे कि भाई जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया जा सकता है। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम अपने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांट सकते हैं। तो लीजिए पहले एक चार्ट बना लेते हैं, फिर एक एक मेथड को हम डिस्कस करते जाएंगे। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहला मेथड जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट के लिए काम लिया जाएगा वो है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड मेथड जो हम काम में लेंगे दैट विल बी नोन एज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रेसिप्रोकल मेथड्स। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। जब मैं रेसिप्रोकल सर्विस मेथड की बात करूंगा तो इसमें फिर कुछ मेथड्स हमें पढ़ने हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ये लीजिए, ये हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का एक प्रॉपर चार्ट आ गया। जब भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मुझे सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड पता लग चुके हैं, अब मैं सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा,
जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के कई मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल में दो इंपॉर्टेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल बनते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यानी कुल मिलाकर फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पास चार मेथड हैं। मेथड नंबर 1 डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, मेथड नंबर 2 स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड नंबर 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मेथड नंबर 4 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम हर एक मेथड को समझेंगे और एक हर एक मेथड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सीखेंगे। तो आइए, मेथड 1, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो, लिखने से पहले नाम से समझो। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आ गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों का एलोकेशन होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और मेथड है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का मतलब एक बहुत सिंपल सी बात हो गई कि जब भी मुझे क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को लेकर एक रेशो दे दिया जाएगा कि भैया ये सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतनी इतनी सर्विस दे रहा है। यानी डायरेक्ट का मतलब है एक सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे उठाऊंगा और डायरेक्टली उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे उठाऊंगा और डायरेक्टली उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो। यानी इस मेथड की एक बेसिक अजम्पशन थी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कभी भी सर्विस नहीं देता है। ये मेथड एक बेसिक अजम्पशन पर आधारित था कि हर सर्विस डिपार्टमेंट केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सर्विसेज दे रहा है, जबकि एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा। हालांकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार ये अजम्पशन फॉलो नहीं होती है। तो पहले अपन जरा इस बातों को लिखें, फिर अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। लिखें, this method is based on the assumption. This method is based on the assumption that one service department does not give one service department does not give service to लीजिए। पहला पॉइंट हो गया कि ये मेथड एक अजम्पशन पर बेस्ड है।
और वो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन बेस्ड मेथड है। और अजम्पशन ये है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज नहीं देता है। मान लीजिए मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, सर्विस डिपार्टमेंट ए और सर्विस डिपार्टमेंट बी। ए जो है वो बी को कोई सर्विस नहीं देता और बी जो है वो ए को कोई सर्विस नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जो हैं, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जो हैं, ये केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सर्विसेज देते हैं। लिखें, अब जरा सोचो, अगर सर्विस डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन को देंगे तो डायरेक्टली एलोकेशन हो जाएगा। तो लिखें, अंडर दिस मेथड cost of service department are directly apportioned to production department. Under this method, cost of service department are directly apportioned. Directly apportion मतलब बिना किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दिए हम केवल सिंपली क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाएंगे और डायरेक्टली उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। बताइए, बिल्कुल क्लियर है? बस सिंपली। और कैसे बांटोगे, उसका रेशियो आपको गिवन होगा, और नहीं होगा तो आपको उसका एप्रोप्रिएट रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो लिखो, फॉर अपोर्शनमेंट either ratio of distribution is given or we must use most logical ratio for distribution। लीजिएगा, तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस नहीं देगा। आइए, एग्जाम्पल,
सेकंड पॉइंट इज हाँ प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैंने डायरेक्ट डेटा उठाया है कि मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और वहां के जो टोटल ओवरहेड थे वो उठा लिए, P1, P2, P3। इसका टोटल आया था 8850, इसका टोटल आया हुआ है 7165 और इसका टोटल है 6285। इसी तरह से मेरे पास एक सर्विस डिपार्टमेंट 1 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ था तो इसका टोटल आया 4515 6010। लिखें apportion the expenses of S2 in proportion of 3:3:4 and expenses of S1 in proportion of 3:1:1 to department P1, P2 and P3 respectively। लीजिएगा, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है ताकि हम इसकी सहायता से क्या समझ सकेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला मेथड। देखिए क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियरली, हाँ एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको मे बी पॉसिबल, अगर वो एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं तो बड़े क्वेश्चन में क्या होगा, 8 नंबर तक के क्वेश्चन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएगा, फिर उसके बाद कोई एक मेथड फॉलो करवा सकता है किसका, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी चूंकि मुझे आपको केवल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है छोटे छोटे एग्जाम्पल से, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा हुआ है
वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया कि भैया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद P1 P2 P3 और S1 S2 के ये खर्चे हैं। अब यहां आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो S1 है वो भी केवल P1 P2 और P3 को सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि रेशो दे रखा है 3:1:1 फॉर P1 P2 P3। और जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है वो भी केवल और केवल P1 P2 और P3 को ही सर्विसेज दे रहा है। तो यानी मुझे क्वेश्चन को देखकर ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट का प्रपोर्शन का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं जा रहा है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स P1 P2 P3 ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो लिख लीजिए पहले 8850 7165 6285 4515 6010। नाउ सिंपली बस अब क्या करना है, आइए redistribution of expenses of S1 in ratio of 3:1:1। तो बताइए यहां पर से तो ये खर्चे S1 के खर्चे खत्म हो जाएंगे, 4515 तो यहां तो नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खर्चे मैं बांट रहा हूं, तो यहां के खर्चे खत्म हो गए। 4515 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो यहां पर खर्चों का प्रोपोर्शन आ गया 2709 और यहां आ गया 903 और यहां आ गया 903। ये लीजिए पहला रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि एस डिपार्टमेंट के मैंने S1 डिपार्टमेंट के खर्चे उठाए और डायरेक्टली उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो। सर ये जो इसका असम्पशन है इसका मतलब यही है ना कि S1 जो है वो S2 को सर्विस नहीं देगा और S2 जो है वो S1 को नहीं देगा। बिल्कुल, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं दे रहा है, तभी ये मेथड लग सकता है। Redistribution of expenses of S2 in ratio of 3:3:4। तो पहले इसके खर्चे तो नेगेटिव कर दो, क्योंकि ये खर्चे बढ़ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो गए। 6010 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 तो 1803 यहां आ गया
1803 यहां आ गया, 2404 यहां आ गया। ये लीजिए आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। तो अब ए डिपार्टमेंट सॉरी P1 के टोटल खर्चे हो गए 8850 तो खुद के थे ही, 2709 प्लस 1803, 7165 प्लस 903 प्लस 1803, 9871, 6285 प्लस 903 प्लस 2404, 9592। लीजिए, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, देखते ही पता लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ न भी आए तो भी हमें पता है कि इस मेथड का बेसिक मीनिंग क्या है, कि जब एक भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी एक्सपेंसेस शेयर नहीं करेगा, यानी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेथड काम में लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये मेथड? आइएगा मेथड 2 पर चलते हैं। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आइएगा, ये मेथड क्या बताता है, देखो ये मेथड थोड़ा सा पिछले मेथड से सुपीरियर है, बट यहां पर भी कुछ अजम्पशन है। देखो क्या होता है, ये क्या बोलना चाह रहा है ये मेथड, ये बोलता है कि मान लो आपके पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट हैं। ध्यान से सुनना पहले, S1, S2, S3। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो है ही, मैं बात कर रहा हूं सर्विस डिपार्टमेंट की, S1, S2, S3। अब क्या हो रहा है, जो डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनना, जो डिपार्टमेंट S1 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो देता ही देता है सर्विस, लेकिन वो S2 और S3 को भी सर्विस देता है, वो S2 और S3 को भी सर्विस देता है। आओ, अब जो S2 डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन को तो देता ही देता है, साथ में S3 को भी देता है, S1 को नहीं देता। किसको देता है? S3 को देता है। और S3 जो डिपार्टमेंट है, जो लास्ट डिपार्टमेंट है, वो केवल और केवल प्रोडक्शन को सर्विसेज देता है। एक स्टेप बनती जाएगी, यानी अब मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सर्विस देंगे, लेकिन उससे वापस नहीं लेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सर्विस देगा, लेकिन वापस से उससे सर्विस नहीं लेगा। तो एक स्टेप बनता जाएगा। देखो, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम से आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना, मान लेते हैं
ये P1 है, ये P2 है, S1 है, S2 है, S3 है। P1 P2 रिप्रेजेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और S1 S2 S3 रिप्रेजेंट सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ अब मेरी बात को सुनना, ये जो S1 है, मैं सबसे पहले S1 की बात कर रहा हूं। S1 ने जब अपनी सर्विसेज देनी चालू की तो ये P1 को अपनी सर्विस देता है, P2 को अपनी सर्विस देता है, ये S2 को भी अपनी सर्विस देता है और ये S3 को भी अपनी सर्विस देता है। लेकिन ये किसी से सर्विस लेता नहीं है, लेकिन ये किसी से सर्विस लेता नहीं है। फिर मैंने देखा कि मेरा जो S2 डिवीजन है वो इसको भी सर्विस दे रहा है, इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है। लेकिन S2 किसी दूसरे सर्विस से ले तो रहा है, किससे? S1 से ले रहा है, लेकिन S3 से नहीं ले रहा है। एक कुछ से लेगा, कुछ से नहीं लेगा, एक स्टेप बनाकर दी जाएगी आपको, और जो S3 होगा वो केवल इनको दे रहा है। यानी अब मेरी बात को सुनना, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा गिवन क्वेश्चन में जो केवल और केवल दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो दे रहा है लेकिन उनसे ले नहीं रहा होगा, किसी से भी नहीं ले रहा होगा। इसको कहा जाता है मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। मोस्ट सर्विसेबल मतलब ये सबसे ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। क्या बोला जाएगा S1 को? मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। ये मोस्ट सर्विसेबल क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा को डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, ये 4 लोगों को सर्विस दे रहा है, तो ये डिपार्टमेंट कहलाया मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। फिर आ जाओ, क्या नेक्स्ट मोस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? S2। S2 क्योंकि नेक्स्ट मोस्ट सर्विस का मतलब हो गया ये P1 को दे रहा है, P2 को दे रहा है और S3 को दे रहा है, तो 3 लोगों को दे रहा है, हाँ लेकिन सर। S1 से कम को दे रहा है। हाँ तो S2 हो गया नेक्स्ट मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट, और S3 कौन सा हो गया? लीस्ट सर्विसेबल। लीस्ट सर्विस डिपार्टमेंट। हाँ क्योंकि ये सबसे कम लोगों को सर्विस दे रहा है। तो क्या आपको लगता है एक स्टेप बन गई? सबसे पहले मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट को ढूंढना और उसके खर्चों को बांट दो, फिर नेक्स्ट मोस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को ढूंढेंगे, उसके खर्चों को बांट देंगे, एंड इस तरीके से चलता रहेगा। और जो लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसके खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बट जाएंगे। इस मेथड को नाम दिया गया स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड को नाम दिया गया है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हाँ, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट कौन सा है। तो क्लियरली पता लग रहा है मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट का मतलब है कि वो डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है उसे बोलेंगे मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। सबसे पहले उसके खर्चे उठाओ और उसके खर्चे उठाकर प्रोडक्शन में एज वेल एज सर्विस में बांट दो। फिर नेक्स्ट मोस्ट सर्विसेबल उठाओ, उसके खर्चे जो टोटल हो चुके हैं उन खर्चों को प्रोडक्शन में और एज वेल एज अदर सर्विस में बांट दो, और इसी ऑर्डर में चलते रहो। और जो लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसके खर्चों को अपोर्शनमेंट जो होगा वो केवल और केवल किस में बटेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बटेगा। बताओ, क्या मेथड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आ गया? हाँ सर। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक ही बात पर बेस्ड है कि मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करते जाओ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसी अकॉर्डिंग लेते जाओ। आइए तो इस बात को जरा लिख लेते हैं। लिखिए,
under this method, first we have to identify most under this method. First, we have to identify the most serviceable department. सबसे पहले most serviceable department को ढूंढो and cost and cost of most serviceable department. Apportioned to other service departments and production departments. बताओ क्लियर पहला पॉइंट. Yes. मोस्ट सर्विसेबल को ढूंढो और उसके खर्चे बांट दो. In next step, identify next most serviceable department. And apportion overheads of such department. एंड सो ऑन. फिर थर्ड नंबर पर देखेंगे, फिर फोर्थ नंबर पर देखेंगे, और लास्ट में जो लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट होगा, जो कि लीस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट होगा, एट लास्ट we have to apportion overheads of
At last, we have to apportion overheads of least serviceable department. Least serviceable department. At last, we have to apportion overheads of least serviceable department between production departments only. ये लीजिए, इस पैटर्न पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. बिल्कुल बेसिक मेथड है, बस आइडेंटिफाई करना है सर एक लाइन स्क्रॉल डाउन. मोस्ट सर्विसेबल से लीस्ट सर्विसेबल की तरफ. एक तरह से आप ये मान लो उनको रैंकिंग दे दी कि भैया मोस्ट सर्विसेबल को फर्स्ट रैंक दे दी और सबसे पहले उसके खर्चों को बांट दिया, फिर नेक्स्ट मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट को ढूंढ लिया, उसके खर्चों को बांट दिया. इस तरह से इसी ऑर्डर में चलता जाऊंगा और अल्टीमेटली जो लास्ट डिपार्टमेंट होगा जो कि लीस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है, उसके खर्चे केवल और केवल किसमें बटेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो जो लीस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है वो किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज नहीं दे रहा होगा, वो केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सर्विसेज दे रहा होगा. बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए एग्जाम्पल लिखा देता हूं मैं इसका भी. लिखें एग्जाम्पल. एग्जाम्पल पूरा नहीं हो पाएगा. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज. सर हाँ जी, ऊपर वाला पॉइंट था मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट, मतलब वो ओवरहेड्स है ना. हाँ हाँ जी, कॉस्ट का मतलब ओवरहेड ही पढ़ रहे हैं ना अपन, चैप्टर ही ओवरहेड पढ़ा रहा हूं मैं. यस सर. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज two production departments. P1 and P2. And 3 service departments. Three service departments. Timekeeping department. Store department. And maintenance. एक कंपनी में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं P1 और P2
और 3 सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट।